लेकिन मैं सोचा तो मोर सरकार आए मुला अत्यक शर्म आते मैं भाई मला कहाँ उधर के लगो। अरे यार हमार सरकार है, ओपी चौधरी जी सुनिए हमार बात ला। क्योंकि मुझे सच में अंदाजा नहीं है, मुझे मेरा रिजल्ट क्या होगा वो भी नहीं पता। 14 तारीख से हम पदयात्रा करते हुए यहाँ पे पहुँचे, उस बीच में भी किसी ने सुध नहीं लेना, सोचा कि ये वो बेचारे पैदल आ रहे हैं, उनकी क्या दशा होगी, किस मजबूरी को पार करते हुए पहुँचे। यहाँ तूता धरना स्थल पे भी कोई हमको पूछने नहीं आ रहा। राज्य सरकार ने बीते 1 साल में 3000 पदों पर वित्तीय स्वीकृति दी है नौकरियां देने के लिए, सरकारी नौकरियां देने के लिए, और वैकेंसी निकली है 716 पोस्ट के लिए। और ये छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा है कि विष्णु के सुशासन की सरकार है, तो मैं विष्णु देव साय जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि आप भी सुशासन की सरकार चला रहे हैं और सुशासन की सरकार में नौकरी दी जाती है, लोगों से ली नहीं जाती। कि कोई एक बात तो उन तक पहुंचेगी, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार हमारे मामले में बहरी बन के बैठ गई कि उनको हमारी तकलीफ ना दिखाई दे रही है ना सुनाई दे रही है। हम वो भैया नेतागिरी में कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, भ्रष्टाचार करबो का मतलब जा करके। लेकिन मेरे लिए दुर्भाग्य ये विषय ये है कि मेरी जॉब लगी है कांग्रेस की सरकार में और मुझे नौकरी से निकाला जा रहा है बीजेपी की सरकार में। अभी मेरे पिताजी रिटायर्ड हो चुके हैं, माताजी हॉस्पिटलाइज रहती हैं, उनको आर्थराइटिस की बीमारी है, वो 6-6 महीने तक बेड रेस्ट में रहती हैं। घर का मेडिकल खर्चा कम से कम 4 से 5 हज़ार का आता है उनका। मेरी वाइफ है, अभी वो 9 मंथ की प्रेग्नेंट है। मैं उसको छोड़कर यहाँ पर कम से कम 10 से 15 दिन से। और सरकार को समायोजन करना होगा। हम पल पल इस डर में जीते हैं कि हमको अगले ही पल टर्मिनेशन लेटर ना पकड़ा दिया जाए। तो सीजी बॉक्स चैनल तुमन देखा था, ये चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा, बहुत मया मिला से तुमन के, बहुत जल्दी हम आगू बढ़ाथन। बोले बिना तुमन करबो नहीं करा तेकर से तेरा मतलब कहे पर। छत्तीसगढ़ के समाचारों में आज ये प्रकाशित है समाचार पत्रों में कि राज्य सरकार ने बीते 1 साल में 3000 पदों पर वित्तीय स्वीकृति दी है नौकरियां देने के लिए, सरकारी नौकरियां देने के लिए, और वैकेंसी निकली है 716 पोस्ट के लिए। ये हो गई एक बात जिसमें ये सरकार कह रही है कि हम बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं। इसका दूसरा पहलू ये है कि सरकार ने समयबद्ध तरीके से गुरुजी की भर्ती करने की बात कही थी, वो था 57,000, बाद में उसको कम करके 33,000 पर लाया गया। अब एक तस्वीर ये है सामने देखिए, जिसमें जिनके पास पहले से नौकरी थी उनके सिर पर यह खतरा मंडरा रहा है कि उनकी नौकरियां जा सकती है। इनका दोष केवल इतना था कि इन लोगों ने सरकार की बात का भरोसा किया था। इनको लगा था कि सरकार ने अगर कोई वैकेंसी निकाली है, उनको एलिजिबल माना है, तो इन लोगों ने उस वैकेंसी में अपना पर्चा भरा, परीक्षा दी, मेरिट पर आए। पहली बार बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ में टीचरों की भर्ती हुई थी, सीधी भर्ती। उसके पहले शिक्षाकर्मी वगैरह के माध्यम से होता रहा था छत्तीसगढ़ में। तो जब तमाम बच्चे मेरिट के आधार पर शिक्षक बन गए, उसके बाद डीएड के जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए डीएड एलिजिबल है, और जो बीएड के अभ्यर्थी हैं इनके संदर्भ में पॉजिटिव निर्णय सुप्रीम कोर्ट की ओर से नहीं आया। हालांकि उनका ये ज़रूर कहना है कि सरकार ने ठीक तरीके से डिफेंड नहीं किया, लेकिन एक बार नौकरी में लग जाना, उस नौकरी में लगने के साथ बहुत सारे सपने बुन लेता है इंसान। उन तमाम सपनों के साथ वे बच्चे जो है पानी में डूबे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। शिक्षक हैं, अभी पढ़ा रहे हैं, लेकिन खतरा है कि कल का रोजगार जा सकता है। उम्र भी निकल जाती है पढ़ाई करते करते, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिल पाती। लेकिन जब नौकरी मिल जाए उसके बाद, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर युवराज कुमार है सर। मैं एक्स इंडियन आर्मी सोल्जर हूँ सर। मैं सेना से आने के बाद मैंने 2 वर्ष बीएड किया सर, क्योंकि मैं सरहद की रक्षा करके आया। मैं सोचा शिक्षक बनना है, क्योंकि दादा परदादा मेरे शिक्षक थे। इससे बीच में मेरी नौकरी भी आई थी सर एम्स की, इसी शिक्षक में रहते हुए, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैं शिक्षक ही बनना चाहता था। और उसके बाद आज राजपत्र को देखकर भर्ती हुए थे सर, उसमें साफ लिखा था बीएड को प्राथमिक में मान्य किया जाएगा। अब उस राजपत्र में सरकार ने जो भी अभी बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्या करें। सुप्रीम कोर्ट का आदेश को अगर सरकार मानना चाहती तो हाई कोर्ट ने भी तो ये आदेश दिया है कि जस्टिस नरेंद्र व्यास सर ने स्पेशली बोला कि किसी को नौकरी से निकालना किसी समस्या का समाधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी जब बोला कि इन बच्चों का क्या करोगे बीएड का, तो हमारे जो यहाँ के जो सरकारी वकील थे वो वहाँ से गायब थे सर। और जब यहाँ पर हाई कोर्ट में जब बोला कि क्या करना है, तो वहाँ पर वकील सर कुछ बोला ही नहीं सर, आप क्या करने वाले हो। मतलब सरकार ने आप लोगों को डिफेंड करने के बजाय डमी वकील खड़ा कर दिया। वकील खड़ा किया सर सरकार ने, लेकिन मजबूती से हमारे पक्ष को रखे होते तो आज हम यहाँ पानी में नहीं होते सर। मजबूती से हमारे पक्ष को नहीं रखा गया सर, और केवल आश्वासन दिया गया है, मौखिक आश्वासन अभी भी दे रहे, सोचेंगे बोल के। और सोचेंगे, अब हम बताइए सर कि हम क्या करेंगे। हमारी अगर आत्मसम्मान ही नहीं रहेगा सर, तो हमारा जीवन कैसा। आपको पता है ना सर, सनातन संस्कृति में आत्मा बोला जाता है। हमारा आत्मा मर जाएगा तो हमारा शरीर को लेके क्या करेंगे सर। क्या लिखा आप लोगों ने?
देखो धर्मस्थ तो जय लिखा है, जहाँ धर्म होता है वहाँ विजय होती है, और हम अब तक धर्म के पद पर ही है, इसलिए हमको भरोसा है कि हमारी विजय होगी। जल सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह तो बापू का विचार था, अटल जी की फोटो हाथ में क्यों है? सर विचार बापू जी का था, लेकिन जो अटल जी थे उनका जो जन्म दिवस है वो सुशासन के दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 दिसंबर को। सरकार का टैगलाइन भी है सुशासन की सरकार। और ये छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा है कि विष्णु के सुशासन की सरकार है। तो मैं विष्णु देव साय जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि आप भी सुशासन की सरकार चला रहे हैं, और सुशासन की सरकार में नौकरी दी जाती है, लोगों से ली नहीं जाती। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, सरकार कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी तो बच गई, बेटी पढ़ भी ली, बेटी नौकरी भी पाली अपने दम पे, और बेटी पढ़ा भी रही है, लेकिन अब उससे नौकरी छीनना ये कौन सा है? ये तो उल्टा ही हो जाएगा फिर। तो आप लोग बीएड के अभ्यर्थी जब आंदोलन करते हैं तो हम लोग उसको भी कवर करते हैं। उनका अपना तर्क होता है, आप लोगों का अपना तर्क है। अपनी नौकरी, आप लोग नौकरी बचानी है, उनको पानी है। आप लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं? सर मैं उनके बारे में कुछ नहीं सोचती हूँ, वो तो सोच चुका न्यायालय, जो सोचना था। सरकार जो सोच रही है वो सोच रही है, हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं क्योंकि हमने कोई गलती नहीं की है, तो हम उनके लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम अपना समायोजन मांग रहे हैं। और सरकार को समायोजन करना होगा। हम पल पल इस डर में जीते हैं कि हमको अगले ही पल टर्मिनेशन लेटर ना पकड़ा दिया जाए, लेकिन मैं सरकार से बोलूँगी कि बिना टर्मिनेट किए हमें समायोजन दे। इतने दिन से हम दर दर भटक रहे हैं, यहाँ पे रो रहे हैं, गा रहे हैं, सरकार को फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ क्या? इसलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर उनकी बेटी होती तो 2 मिनट में आ गए होते, अभी क्यों नहीं आ रहे हैं? जब तक सरकार नहीं आएगी हम यहीं खड़े रहेंगे। सरकार के बेटी दमान साहब है जी। बेटी है ना, तो बेटी शिक्षक तो नहीं है। बेटी अगर शिक्षक होती और यहाँ खड़ी होती तो सरकार उसको 1 दिन में नौकरी दे दी होती। कितने देर से आप लोग खड़े हैं पानी में? हम लोग 12 बजे से सर हैं यहाँ पर। अभी लगभग 4 बजने को आ गया। 4 घंटे से आप लोग पानी के अंदर हैं। जी सर। जानकारी मिली कुछ और साथी भी थे आप लोगों के साथ? जी सर, हमारे लगभग 3 से 4 साथियों को चक्कर आ गया है, तो उन लोगों को ले जाया गया है हॉस्पिटल शायद। हम लोग अभी भी यहीं पर डटे हुए हैं क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक हमारे लिए कोई पॉजिटिव साइन नहीं आया है, और जबकि डीपीआई से हमको अभी ये खबर मिल गई है कि हो सकता है 1 से 2 दिन में हमारा टर्मिनेशन आ जाए। और क्योंकि सरकारी नौकरी अपने आप में एक गर्व का विषय होता है, और इस गर्व को छोड़कर मतलब अगर आत्मसम्मान ही नहीं बचा हमारे पास तो हमारे जीवन का क्या मतलब रह जाएगा। और हम इससे ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी भी है ना आप लोगों की। जी सर। बाकी नौकरी में क्या भरोसा है आदमी का, रहे ना रहे? हम लोग खुद बहुत से लोग ऐसे थे जो प्राइवेट जॉब कर चुके हैं, तो हम लोग को पता है कि प्राइवेट जॉब वाली एक स्थिति क्या होती है। और वो बात जो भी हो, लेकिन सरकारी नौकरी पर आना जो गर्व की बात होती है, आज अगर सरकारी नौकरी से निकाला जाता है तो बाहर जाकर हम जब हम बाहर जाते हैं, घर या जाते हैं, गांव में आस पड़ोस में कहीं जाते हैं, तो कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं हमसे, आप लोगों को निकाला जा रहा है, क्यों निकाला जा रहा है? आप लोग कुछ गलती किए होंगे तभी तो निकाला जा रहा है। तो किस किस को हम जवाब देते फिरेंगे कि हमारी कहीं कोई गलती नहीं है? ये जो गलती है वो एनसीटी की गलती है और उसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं, तो किसी और की गलती की सज़ा हम क्यों भुगते? और सरकार के पास हमें बचाने के रास्ते हैं। सरकार हमारा आत्मसम्मान भी बचा सकता है, हमारी नौकरी भी बचा सकती है, और इसीलिए हम हर तरीके से अनुनय विनय कर रहे हैं। आज जल सत्याग्रह तक आना पड़ा। हम ये दिन नहीं लाना चाहते थे, इसके लिए हमने बहुत सारे पहले भी पैदल यात्रा करके आए, उसके बाद यहाँ पर हमने गौ सेवा की है, रक्तदान किया है, केश दान किया है, इतनी सारी चीज़ें करके हमने सरकार का ध्यानाकर्षण करने की कोशिश की कि कोई एक बात तो उन तक पहुँचेगी। लेकिन पता नहीं क्यों सरकार हमारे मामले में बहरी बन के बैठ गई कि उनको हमारी तकलीफ ना दिखाई दे रही है ना सुनाई दे रही है। इसलिए आज हमको इस जल सत्याग्रह को करना पड़ रहा है। इतने नेता कौन तुम उनकी चीज उनको उठा लिपे बने कहाँ गए? पहले भाजपा के नेता रही से पहले रहे ना, युवा मोर्चा के नेता तो रहे पहले तेतिया कार्यकर्ता रही से। अरे वो इसने कथेगा कार्यकर्ता रहते सब देते चाहो भैया। अरे कब पहुंचे? सर 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 बहुत अच्छे से बाइक दे रहे थे तो हम अच्छा एक बच्चा है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हाँ एतिया आदिवासी है सर, वो एक सेकंड अभी नारा झलवा ए भाई उठा ले यार प्लीज, उसके बाद नारा लगवा ले आराम से। हाँ नेता पहले तो भारतीय जनता पार्टी में रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी में कई साल तक सेवा दूँ। हाँ मैं राजीव के रवैया लड़का हूँ। यार हाँ, और मैं पत्रकारिता क्षेत्र में घलो काम करे हूँ, और युवा मोर्चा में काम करते रहे हूँ, मीडिया के प्रभारी रहे हूँ। एक बार ओपी चौधरी जी युवा मोर्चा के बैठक ले बार जागृत करे बार, अरे यार तुमन काहे
नेतागिरी में झंडा लात हो। तुम लोग कुछ करना चाहिए। जैसे मैं कलेक्टर बने हूँ, ओहदा बनाया हूँ, हाँ मोटिवेशन दे बारिश कलेक्टर बने हूँ, ओहदा बनाया हूँ, ओखर बाद में हाँ ओमस रिजाइन देवर स्थापित हो बाद आज मैं नेतागिरी करता हूँ। भाई हो तहु मन कुछ हो अपन स्थापित हो कोनो जगह में, ओखा बाद तुमन हाँ नेतागिरी करहू तो तुहर मला सूट करही। काबर नेतागिरी हाँ पैसा कमाए के साधन नो है, और नेतागिरी में जावे तो पैसा कमा भी नहीं सकस, ये सच बात है। तो जो भ्रष्टाचार करने वाले वो कमा सकते हैं। तो ओपी चौधरी जी की बात हमला दिल में लग गए। हमबू तैयारी करबो, बहुत सही बात बोले थे। कब तक वो अपन पेट्रोल डला करके कार्यकर्ता बन के झंडा लगा करके उठा के होती घूमबो, जिंदगी खराब हो जी। ताकि ओपी चौधरी जी याद तो हम कहें ठीक है भैया व्यापम की तैयारी करबो, PSC की तैयारी करबो, तैयारी करो शुरू कर दें। आओ कई साल तक तैयारी करें, फार्म भरत रहन, पिताजी कोरोना में निधन हो गए, छोटे बहन की शादी कराने रही से, आओ वही समय नौकरी भी चल दी। और जब ये 18 मई से कांग्रेस के शासनकाल आए के बाद तो हम हाँ एमा भर्ती में विज्ञापन ले देख करके जब मैं स्पष्ट लिखा है इस B.Ed, अब ये राज्य बनाए नियम नो है, केंद्र में बैठे NCT जो नरेंद्र मोदी जी के अधीन में है, जेखा लिया हम कथन मोदी है तो मुमकिन है। अब मोदी जी के नियम के आधार पर हर राज्य है ओला लागू करी से, और ओखर आधार पर हर राज्य भर्ती नियम बना करके विज्ञापन निकाल करके भर्ती प्रक्रिया चालू करीस। और हम वो भैया नेतागिरी में कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, भ्रष्टाचार करबो का मतलब जा करके, हमारे ईमानदारी वाला मन पर जगह नहीं है। और ओपी चौधरी कहे के अनुसार हम तैयारी करें और सेलेक्ट हों। कांग्रेस हमला नौकरी दीस और भाजपा हमला बाहर करे थे, तो काय करे बर हम भारतीय जनता पार्टी के लिए पेट्रोल डलान घुमन, विधायक के प्रचार करे बर घुमन, ये तो हमारे लिए शर्म के बात है। संतोष पांडे जी विधायक वो समय हमारे संतोष उपाध्याय जी विधायक रही से, आओ मैं मंडल में कार्यकर्ता भी रहा हूँ, मीडिया प्रभारी भी रहा हूँ, तमाम भारतीय जनता पार्टी नेता मन मोला जानते घलो। आओ लेकिन मैं सोचा तो मोर सरकार आए मोला अत्यक शर्म आते, मैं भाई मला कहाँ उधर के लगो, अरे यार हमार सरकार है, ओपी चौधरी जी सुनिए हमार बात ला। हाँ अब काय भैया मैं बात ला बोले घलो, मैं गे रहा हूँ तो बैठक में, अब काय कर सकतन। पहली जब चुनाव होने वाला रही तो बाकायदा ट्वीट करके लिखी से कि माननीय भूपेश बघेल जी ये बच्चों का भविष्य है, आप संवेदनशील होकर के इसमें निर्णय लीजिए। जब काउंसलिंग में बाहर कर दे रही हाई कोर्ट के आदेश के समय में, तो हम सुप्रीम कोर्ट गए तो स्थगन आदेश मिली, समला स्टे ऑर्डर के बाद नियुक्ति मिली। अब सरकार हमरे बनीस जेखा लिए हम तन मन धन लगाए रहे, आज हुई हमला नौकरी से निकाले पर उतारू है, तो का सोच के हमन हाँ काम करें। आज हमारे अपन स्वयं में लज्जा होते महसूस होते। अब भारतीय जनता पार्टी जुड़े रहे तो हमारे कोई नेतागिरी करे पर नहीं जुड़े हैं, राष्ट्र सर्वोपरि ई लेकर के जुड़े रहे। हमारे RSS के भाई कार्यकर्ता गौरव गुप्ता जी भी है मेरे बैठे, मोहन भागवत ले मिले बर जाऊँ और अनेक प्रकार के विनती अर्जी करी से Z+ सुरक्षा के उखाड़ के फेंक दी 16 MLA निकल जानी तो तोर ऊपर FIR हो जी, तक गुरु जी मन ऊपर सरकार है FIR करे पर तुले। मैं पूछना चाहता हूँ हमन हाँ सरकार बनाए और सरकार हमन ला पानी में डुबो दी। बता दे भाई ऐसे मैं स्वयंसेवक हूँ और शुरू से मैं बीजेपी का समर्थक भी रहा हूँ, और ये जो भगवा कलर दिख रहा है हम लोग ये उसी की पहचान है, ये कि हम उस विचारधारा के हैं जो राष्ट्र निर्माण की विचारधारा थी, राष्ट्र सर्वोपरि विचारधारा थी। लेकिन मेरे लिए दुर्भाग्य यह विषय ये है कि मेरी जॉब लगी है कांग्रेस की सरकार में और मुझे नौकरी से निकाला जा रहा है बीजेपी की सरकार में। ये कैसा दुर्भाग्य है, ये कैसा सुशासन है। किससे मोहन भागवत जी मिलने जाने वाले थे? कल मैं अपने साथियों को लेकर मोहन भागवत जी से मिलने गया था कि उनसे कुछ भी करके मुलाकात हो पाए हमसे। सुबह हम लोग बहुत 5 बजे आसपास निकल गए थे यहाँ से, 6 बजे हाँ पंडरी के पास जागृति मंडल में, और उस समय वो वहाँ नहीं थे, वो गए हुए थे कार्यक्रम में। हमने उनको इंतजार किया, हमारे 100 साथी वहाँ पर गए हुए थे भगवा ये लेकर, और हम जाते समय उनको अभिवादन भी किए क्योंकि वो गाड़ी के अंदर थे। वो हमको प्रणाम भी मतलब नमस्कार करके आगे बढ़े। जब हम उनसे मिलने गए और हमारी जो यात्रा थी, जब उनसे मिलने जा रहे थे, हम कोई हथियार उठा के नहीं जा रहे थे, हम तो हाथ जोड़ के गए थे। हाथ जोड़ के वो वीडियो भी है हमारे पास कि हम हाथ जोड़ते हुए गए थे। वहाँ पर IPS और TI सर उन्होंने हमको धमका कर निकाल दिया कि Z+ सुरक्षा की तुम तोड़ने की कोशिश कर रहे हो और यहाँ से भागो करके। हम वहाँ से चले गए, ठीक है आपकी नियमावली ये होगी। बोले कि ये कोई आपके राजनेता नहीं है, आप राजनेताओं के पास जाइए। हम तुरंत वहाँ से निकल के OP सर के पास गए, कम से कम वो हमारी सुनेगा क्योंकि वो युवाओं का नेता है। उन्होंने युवाओं को ही दिग्भ्रमित करके विभिन्न प्रकार के लालच देकर वो इस गद्दी पर बैठा है। हम उनके पास गए और उनके पास उन्होंने विनय करने लगे, वहाँ बैठे थे। फिर वहाँ पर वही टीम आकर हमें वहाँ से भगाती है और पुलिस का डग्गा आता है कि अगर हम यहाँ से नहीं हटते। वहाँ पर 400 महिलाएं लगभग आदिवासी महिलाएं थी। उन्हें ये कहा जाता है कि अगर आप यहाँ से नहीं हटते तो आपको उठाकर सीधा अंदर डाला जाएगा। ये क्या है, ये क्या है? तानाशाही नहीं तो और क्या है ये चीज़? मैं ये जानना चाहता हूँ
कि आजकल हेलो ट्यून लगाथन सुनथन हमन है कि डिजिटल स्कैम से सावधान रहें, आप करके पैसा के खाता से चपत लग जाई। लेकिन मोला ये समझ नहीं आते डिजिटल स्कैम का सरकार चलाते। एनसीटी जैसे संस्था राष्ट्रपति के हस्ताक्षर निकाल करके बोलते कि बीएड वाला में सहायक शिक्षक बन सकते, तो सबसे बड़े चिटफंड कंपनी तो केंद्र सरकार चलाते एनसीटी ला। अब ओखर अधिकारी मन एसी में बैठ के गुलछर्रा उड़ाते, बड़े बड़े गाड़ी में घूमते। और हमार जैसे करोड़ों युवा जमन बीएड करे हैं ओखर मन के जिंदगी ला दाम लगा दे, पानी में बैठा था है। यहाँ हम जाता शौचालय में तो देखबे तो ऐसे उफले है अनेक प्रकार के मल मूत्र है, और वहाँ हमन अपन जिंदगी काटा था। रात होते हमारे सोए बार तो पुलिस प्रशासन हमारा भगाते थे, है यहाँ सोए का अनुमति नहीं है तुम्हारा, हम जाबो कहाँ का। भारत जैसे लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करने वाला से नते अत्याचार करी शासन है। ये तो हमारे मन पर दुर्भाग्य की विषय है कि कैसे हमारा जो गांधी नेहरू के सपना रिस भगत सिंह आजाद के इनकलाब जिंदाबाद के नारा लगाए कि हमारे देश में जो हमारे शासन बनी तो युवा मन खुशहाल रही। लेकिन सबसे बड़ी दुखित हमारे शासन में है। अब खाए अपन पीरल बतान भैया हमन है तुम्हें नौकरी लगी सोई? हाँ मैं बस तो नता को तो आग शुरू हुई इस घर में तुम्हार जी नौकरी लगी तो बाद बिहार हुई से? जी सर, नौकरी के आश्वासन से ही मेरा शादी हुआ है। मैं 2012 में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था। 2012 के करने के बाद मेरा एक कोचिंग था अंबिकापुर में, मैं अंबिकापुर से हूँ। मेरा ज़िंदगी सेट था सर, मेरे को किसी सरकारी नौकरी का जरूरत नहीं था। 40 से 50 हज़ार रुपया मेरा इनकम होता था। लेकिन 2018 में एक ऐसा नोटिफिकेशन आया सरकार का जिसमें ये कहा गया कि बीएड धारी शिक्षक भी प्राइमरी स्कूल में जा सकते हैं। क्योंकि हम शिक्षा से जुड़े हुए थे तो हमको लगा कि फैमिली का एक आश्वासन होना चाहिए जिसमें गवर्नमेंट जॉब का एक प्रतिष्ठा होता है। तो फिर मैं अपना काम धाम छोड़ के फिर मैं उसका तैयारी किया, मैंने बीएड किया। उसके बाद फिर मैं इस पद पर आया। अभी मेरे पिताजी रिटायर्ड हो चुके हैं, माताजी हॉस्पिटलाइज रहती हैं, उनको ऑर्थराइटिस की बीमारी है, वो 6-6 महीने तक बेड रेस्ट में रहती हैं। घर का मेडिकल खर्चा कम से कम 4 से 5 हज़ार का आता है उनका। मेरी वाइफ है जो मेरा शादी हुआ था इसी बेस पे हुआ था, इस नौकरी के बेस पे हुआ था। अभी वो 9 मंथ की प्रेग्नेंट है। मैं उसको छोड़कर यहाँ पर कम से कम 10 से 15 दिन से, जब अंबिकापुर 14 तारीख से ये अनुनय यात्रा शुरू हुई थी तब से लेकर मैं चलकर यहाँ आया हूँ। और सोचिए घर का देखने वाला जिम्मेदार इंसान मैं था। अभी मेरे पिताजी ना देखने वाले हैं, ना मेरी माता जी है, मेरी वाइफ अकेले सर्वाइव कर रही है वहाँ पर। उस कंडीशन में हम जैसे, मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे कई लोग हैं। मेरी बहनें हैं जो छोटे छोटे बच्चे को लेकर यहाँ पर बैठी हैं। जब हम लोग उनका चेहरा देखते हैं तब अंदर से हिम्मत आता है सर, वरना हम लोग का हिम्मत कब से टूट गया होता। आज घर का जो हम लोग का भार है वो हमारे कंधे पर है। अगर ये नौकरी चली जाएगी तो हमारा भार कहाँ पे रहेगा, कैसे उठाएंगे सर? हम कल के डेट में क्या करेंगे? और हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा, मैं बता रहा हूँ, ऐसे 100 बच्चे होंगे जो सरकारी नौकरी में हैं, जो मुझको कहते थे सर आप इस प्राइमरी स्कूल में क्या कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ हम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा के उनको ऐसे जगह में पहुंचाएंगे, वो हमारे अंदर हिम्मत है, उनको हम अपने से बेहतर बनाएंगे। उस एक मानसिकता को लेकर हम चल रहे हैं सर। ये हमारी सिर्फ नौकरी की बात नहीं, हमारे आत्मसम्मान की, हमारा वो उद्देश्य जो हम लेकर चल रहे हैं कि हम शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं। शिक्षा को हम वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक इसको पहुंचाना है, तब हमारे आप सभी को जय जोहार। मैं बस्तर चो लेकर आए। आज 12वां दिन हो इसे कि आज अमियता तूता धरना स्थल में है, तूता धरना स्थल में है। और आज 12वां दिन है कि आज तूता धरना स्थल के तालाब में हम जल सत्याग्रह कर रहे हैं। फिर भी सरकार को ये खबर नहीं है कि ये बीएड वाले कर क्या रहे हैं। मैं एक आदिवासी शिक्षक होने के नाते मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री के पूछता हूं कि जब आप मुख्यमंत्री आदिवासी मुख्यमंत्री बने थे तो क्या आदिवासियों को ऐसे जल में सत्याग्रह करने के लिए आप सत्याग्रह करने के लिए मजबूर कर रहे थे? मैं आदिवासी होने के नाते ये पूछता हूं कि आदिवासियों की क्या यही मजबूरी होती है कि जब नौकरी करेगा और 1.5 साल बाद निकाला जाएगा तो जल समाधि लेगा या जल सत्याग्रह लेगा? मैं सरकार से ये गुहार करता हूं कि जब तक हम समायोजन नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ से डटे रहेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे। बोलो भारत माता की। ठीक है, आप लोग कहाँ से आई हैं? सर मैं प्रॉपर कोरबा से हूँ, मेरी पोस्टिंग सरगुजा संभाग में है और पिछले 1.5 वर्ष से मैं वहाँ सेवा दे रही हूँ। आज इस स्थिति पर पहुँच गए हैं कि मैं अपने साथियों को देखकर आज भावविभोर हो रही हूँ, क्योंकि मुझे सच में अंदाज़ा नहीं है, मुझे मेरा रिजल्ट क्या होगा वो भी नहीं पता। 14 तारीख से हम पदयात्रा करते हुए यहाँ पे पहुँचे, उस बीच में भी किसी ने सुध नहीं लेना सोचा कि ये वो बेचारे पैदल आ रहे हैं, उनकी क्या दशा होगी, किस मजबूरी को पार करते हुए पहुँचे। यहाँ तूता धरना स्थल पे भी कोई हमको पूछने नहीं आ रहा। बस समायोजन की विनती है सरकार से। अब लोग क्या विकल्प दिखता है, क्योंकि जो चीज़ें होनी थी कोर्ट वोट निर्णय सब कुछ आप लोग देख चुके हैं, अभी क्या आप लोग को एक उम्मीद है कि सरकार उस पर फैसला ले सकती है? सर सरकार के पास बिल्कुल पावर है सर, सरकार इसीलिए तो बनते हैं सर। मंत्री किस लिए बनते हैं
लोगों की भलाई करने के लिए ना, जनता की सेवा करने के लिए मंत्री बने जाते हैं कि कोई और उद्देश्य है? अगर कोई और उद्देश्य होगा तो सरकार आके स्वयं बोल दे हमें, हम चले जाएंगे, अपना उद्देश्य वो पूरा करते रहेंगे। फिर जनता की सेवा करना तो उद्देश्य नहीं दिख रहा है सर उनका। तो आपने सुना कि जो बीएड के माध्यम से जिनकी शिक्षक के तौर पर भर्ती हुई थी, उन बच्चों का क्या कहना है। अलग अलग इलाके से आए हैं, कोई सरगुजा से पहुंचा है, कोई बस्तर से पहुंचा है, किसी के हाथ में दूधमुहा बच्चा है। इन सब के साथ वो लोग तूता में 14 तारीख से इनका एक क्रमबद्ध आंदोलन चल रहा है और आज जल सत्याग्रह लगभग 4.5 घंटे अब हो जाएंगे इनको पानी में डूबे हुए। और आगे विचार ऐसे ही रहेंगे आप लोग? हम ऐसे ही रहेंगे जब तक हमको नहीं मिलता है आश्वासन। क्योंकि अभी आया कि सरकार टर्मिनेशन करने जा रही है 2 दिन में, तो टर्मिनेशन करना है तो हमारी जिंदगी को टर्मिनेशन। सर, ये नौकरी की लड़ाई नहीं है, ये आत्मसम्मान की लड़ाई है और हम सब खड़े हैं एक साथ। हम अगर जाएंगे तो सेवा लेकर जाएंगे, नहीं तो मैं बोलना नहीं चाहता। तो इरादे आप देख रहे हैं कैसे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से अवसर आते हैं सरकारी नौकरियों के। अगर लगातार अवसर निकल रहा हो तो किसी की भर्ती बाद में भी हो सकती है, लेकिन अवसर बहुत कम होते हैं और जिस अनुपात में अवसर है उससे अधिक जो है अभ्यर्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो अगर किसी को एक बार सरकारी नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी का आशय क्या होता है? सिक्योरिटी। भाई आने वाले दिनों में जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं उसके बावजूद आपको तनख्वाह आती रहती है, तो उस सोशल सिक्योरिटी को छोड़ करके अगर किसी को नौकरी से पृथक किया जाएगा तो इस तरह के आंदोलन देखने को मिलेंगे। हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सरकार चाहे तो कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके, एलिजिबल लोग हैं, 33,000 खाली है, बाकी करना सरकार को है। आप देखते रहिए CG बॉक्स। जोहार।